नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फूड सिक्योरिटी से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, हमारे देश में किस प्रकार से हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए। चलिए बेसिक्स डिस्कस करते हैं। जब देखो हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब देखो 3 कीवर्ड्स आप याद रखना, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। मतलब फूड सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। अब देखो किसी के पास पैसे हैं लेकिन जिस एरिया में वो रहता है वहां पे फूड अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या फायदा उस चीज का। तो फूड एक्सेसिबल भी होना चाहिए। अगर कोई दूर दराज के इलाकों में रहता है तो वहां पर सरकार अनाज पहुंचाए ताकि वो खा सकें। नेक्स्ट अफोर्डेबिलिटी। अगर देखो हमारे देश में इनफ फूड मौजूद है लेकिन कोई पर्सन गरीब है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो अनाज को खरीद ही नहीं सकता, फिर उस चीज का क्या फायदा। तो फूड सिक्योरिटी में आप ये 3 डायमेंशंस ऐड कीजिएगा। फूड अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। वैसे 2 डायमेंशंस अलग भी काफी बार ऐड कर दी जाती है कि फूड न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। अब देखो कोई गरीब पर्सन है, सिर्फ इतना अनाज वो खा पाता है, कंज्यूम कर पाता है कि उसका जीवन चल पाता है, और लेकिन वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाता, तो इस वजह से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। तो ये भी एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। और लास्ट डायमेंशन जो काफी बार ऐड की जाती है, स्टेबिलिटी। ऐसा भी देखो नहीं होना चाहिए कि कभी फूड के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए और कभी फूड के दाम बहुत ज्यादा घट गए। तो फूड सिक्योरिटी की जब भी बात आए तो आप मेनली ये 3 डायमेंशंस ऐड कीजिएगा, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। लेकिन आप डालना चाहो तो 2 और डायमेंशन भी डाल सकते हो। एक न्यूट्रिशियस होना चाहिए फूड, और दूसरा फूड प्राइसेस स्टेबल भी होने चाहिए। अगर आपको टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी हो तो आप टेक्निकल डेफिनेशन ये लिख सकते हो। 1996 में वर्ल्ड फूड समिट में जो डेफिनेशन बताई गई थी, देखो मिड 1970s में डेफिनेशन के डायमेंशंस कम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड होती गई। 1996 में वर्ल्ड फूड समिट जब ऑर्गेनाइज हुआ था तब यह कहा गया था कि फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है जब सभी लोगों के पास हर एक समय, ऐसा नहीं कि आज खाना उपलब्ध है कल नहीं, सभी समय सभी लोगों के पास हर एक समय फूड की फिजिकल एक्सेस होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्सेस होनी चाहिए, और फूड होना चाहिए जिसकी इकोनॉमिक एक्सेस हो, फिजिकल एक्सेस हो, सफिशिएंट, सेफ, न्यूट्रिशियस, जो कि पर्सन की डाइटरी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन आप लिख सकते हो फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ये डेफिनेशन लिखिएगा, काफी अच्छी टेक्निकल डेफिनेशन है। और एक्सप्लेन करना हो, मान लीजिए 10 नंबर में यूपीएससी यही पूछ लेती है कि फूड सिक्योरिटी को एक्सप्लेन कीजिए, तब आप ये सारी डायमेंशंस डिटेल से डिस्कस कीजिएगा। सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी हो तो ये टेक्निकल डेफिनेशन आप लिखिएगा। इवन देखो हमारे संविधान का जो आर्टिकल नंबर 47 है वो भी ये कहता है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन का लेवल रेज करेगी और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे रेज करेगी और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करेगी। कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान में रख लीजिए। देखो 2017 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है 190.5 ग्राम पर डे। ये पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है हमारे देश में। और कैलोरी इंटेक की बात करें, कैलोरी इंटेक की हम बात करें तो ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार पर कैपिटा कैलोरी इंटेक हमारे देश में वन ऑफ द लोएस्ट है। कितना? 2445 किलो कैलोरी। ये वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में। अगर देखो हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे स्कोर की, ये देखो इंप्रूव होने की बजाय कम हो रहा है। ये ग्राफ आप ध्यान से देखिए, 2000 में 2005 में स्कोर हमारा कम हो रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करूंगा रिवाइज करने के लिए, लेकिन पहले हम इसी टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। आप देखो हम डिस्कस करते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया की अप्रोच किस प्रकार की रही है।
देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारे देश के पास फूड सफिशिएंसी हासिल नहीं थी, मतलब इनफ अनाज हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो इस वजह से हमें अनाज को इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरे देशों से। PL480 प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा। यूएसए से हम अनाज को इंपोर्ट करते थे, लेकिन यूएसए वियतनाम के मुद्दे पर इंडिया को प्रेशराइज करना चाहता था कि इंडिया अपना स्टैंड चेंज करे। इस वजह से यूएसए अनाज के शिपमेंट भेजने में जानबूझकर देरी कर रहा था। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएट करने वाला था। तो इंडिया ने यह तय कर लिया था कि सबसे पहले तो हम फूड में सफिशिएंसी हासिल करेंगे ताकि किसी दूसरे देश से हमें फूड को इंपोर्ट ना करना पड़े। तो मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आती है। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको पता है हाई क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं, किसानों को सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाती है, क्रेडिट दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि फूड सफिशिएंसी हमारे देश में आए और हमें दूसरे देशों से अनाज को इंपोर्ट ना करना पड़े। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सफल साबित हुई और हमने फूड सफिशिएंसी हासिल की, मतलब इतना अनाज हम प्रोड्यूस करने लगे जितना हमारे देश की जनता को चाहिए। लेकिन धीरे धीरे देखो, सरकार को यह रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि भैया सिर्फ फूड सफिशिएंसी हासिल होने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, वो फिजिकली अनाज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वहां अनाज पहुंच ही नहीं पाता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, वो इकोनॉमिकली अनाज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सरकार ने अपने अप्रोच को चेंज किया। अमर्त्य सेन की उस समय एक बुक आई थी, पॉवर्टी एंड फैमिन। 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था अमर्त्य सेन को। उन्होंने देखो ये कहा था, बहुत से लोग फिजिकली और इकोनॉमिकली फूड को एक्सेस नहीं कर पाते, इसी वजह से वो भूख से मर जाते हैं और सरकार को इस तरफ कुछ करना चाहिए। तो सरकार ने अपनी अप्रोच चेंज की। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गरीब लोगों को सस्ते दामों में खाना उपलब्ध करवाना चैरिटी के बजाय धीरे धीरे एक राइट हो गया। देखो 1940s में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार के द्वारा चलाया गया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, सरकार सस्ता अनाज उपलब्ध करवाती है गरीब लोगों के लिए जो फूड को फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली एक्सेस नहीं कर पाते। उन लोगों को सरकार अनाज उपलब्ध करवाती है कम दाम में। शुरुआत में तो ये सरकार ने चैरिटी की तरह लॉन्च किया था, लेकिन धीरे धीरे जब न्यूज़ आती गई कि बहुत से लोगों की अभी भी भूख की वजह से डेथ हो जाती है, तो ये चैरिटी के बजाय एक प्रकार से राइट बन गया। तो यहाँ पे पूरी टाइमलाइन दी हुई है। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद 1997 में, यहाँ पर आप गैप देख सकते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें फूड सफिशिएंसी तो हासिल हुई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो फिजिकली और इकोनॉमिकली एक्सेस नहीं कर पाते थे अनाज को, तो उनके लिए सरकार ने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया 1997 में। टारगेटेड इसलिए क्योंकि यह स्कीम सबके लिए नहीं थी। देखो, जो इकोनॉमिकली फूड को एक्सेस नहीं कर पाते थे उनको सस्ते दामों में खाना उपलब्ध करवाया जाता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। और अगर कोई जिसके पास पैसा है और वो फिजिकली अनाज को नहीं एक्सेस कर पा रहा है, उसको भी पीडीएस शॉप्स की सहायता से, पीडीएस की शॉप्स होती हैं, आपने सुना ही होगा, गांव में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शॉप्स होती हैं। वहां पर वो लोग जिनके पास पैसा है लेकिन अनाज उपलब्ध नहीं है, तो उनको ज्यादा दाम पर, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट में जो दाम उपलब्ध है उससे ज्यादा, किससे ज्यादा, गरीब लोगों को तो देखो बहुत ही सस्ता उपलब्ध करवाया जाता है, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। लेकिन जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग का मतलब जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको मार्केट रेट पे अनाज उपलब्ध करवाया जाता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इस प्रकार की यह स्कीम चलाई गई थी 1997 में। 2001 में केस आया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यह केस मांग कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट राइट टू फूड को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करे, ना कि स्टैच्यूटरी राइट। देखो, इसके बाद क्या हुआ 2013 में, अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे मेन ये है, पहले क्या हुआ वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एक बड़ी पिक्चर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हम कहां तक पहुंचे। लेकिन मेन जो है 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।
हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। फिलहाल आप टाइमलाइन समझ लीजिए। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, राइट टू फूड जो है वो सिर्फ एक स्टैच्यूटरी राइट नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। ये ऑब्जर्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 के स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो इस प्रकार से हमने पूरी टाइमलाइन को समझा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये उठता है कि फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता आखिरकार है ही क्यों। आवश्यकता देखो इसलिए है, बहुत से गरीब लोग हैं सोसाइटी में जो नहीं अफोर्ड कर पाते अनाज को, तो क्या हम उनको ऐसे ही भूख से मरने दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। कोई भी देश ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस देश के नागरिक भूख से मरे। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी बार देखो नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, कैलमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो इस सिचुएशन में भी फूड की कमी हो जाती है, इसलिए फूड सिक्योरिटी आवश्यक है। नेक्स्ट, काफ़ी बार देखो क्रॉप फेलियर हो जाता है सूखे की वजह से। मतलब यहाँ पे हम उस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि सबका घर बार लुट गया, उनके पास पैसे नहीं है, तो लोगों को अनाज उपलब्ध करवाना पड़ेगा ना। यहां पे पॉइंट ये है कि क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप फेलियर की वजह से फूड की कमी हो गई, तो उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए भी फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता है। ये देखो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कहीं आपको लिखना पड़ जाए। स्टारवेशन क्या होता है? देखो फूड की कमी हो जाए किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, मतलब लंबे समय तक लोग फूड को एक्सेस ही ना कर पाएं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? लंबे समय तक अगर लोग फूड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो उस सिचुएशन में लोग भूख से मरने लगेंगे, तो स्टारवेशन होने लगेगा। फैमिन देखो मैसिव स्टारवेशन जब होता है, यानी बहुत से लोग एक साथ भूख से मरने लगें, तो इस चीज़ को कहा जाता है फैमिन। देखो आज के समय में फैमिन नहीं आते हैं, लेकिन पुराने समय में फैमिन वगैरह बहुत आया करते थे। आजकल तो आपको पता है कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा सोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर किसी एक रीजन में अनाज की कमी होती है तो जल्दी से दूसरे रीजन से अनाज लाया जाता है। लेकिन पुराने समय में कम्युनिकेशन के सोर्सेज भी इतने उपलब्ध नहीं थे और फूड सिक्योरिटी भी इतनी नहीं हुआ करती थी, तो आजकल फैमिन वगैरह नहीं आते। तो इंसान ने ये अच्छा काम किया है। लेकिन 1943 में, यानी देश जब आज़ाद होने वाला था, उससे पहले भी 1943 में एक बहुत बड़ा फैमिन आया था। लाखों की तादाद में लोगों की डेथ हो गई थी उस फैमिन की वजह से। बंगाल में ये फैमिन आया था और गांधी जी ने आरोप भी लगाया था कि अंग्रेज जो हैं उन्होंने फैमिन को ठीक से टैकल नहीं किया। समझ गए? ये देखो यहाँ पे आंकड़ा भी दिया हुआ है। बंगाल में जो फैमिन आया था 1943 में 15 लाख से 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी इस फैमिन की वजह से। बिहार में फैमिन आया 1966-67 में 2353 लोगों की डेथ हो गई थी भूखमरी से, मतलब स्टारवेशन से। इसके अलावा देखो मतलब थोड़ी बहुत डेथ्स भूख की वजह से, ज़्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल थोड़ी बहुत। बड़े स्तर पर तो फैमिन जैसा हमने डिस्कस किया आता नहीं है, लेकिन कुछ डेथ्स कई बार रिपोर्ट हुई हैं भूख की वजह से। उड़ीसा के काशीपुर डिस्ट्रिक्ट में और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के बारन डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के प्लामू डिस्ट्रिक्ट में, और इवन बहुत से दूर दराज के इलाकों में काफ़ी बार खबरें आती रहती हैं कि भूख की वजह से लोगों की डेथ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये उठता है, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको फूड सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब मोस्ट इनसिक्योर ग्रुप्स कौन से हैं? देखो लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं, उनको सबसे ज़्यादा फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता है। ट्रेडिशनल आर्टिसंस, मतलब परंपरागत रूप से जो लोग कलाकृति बनाते हैं, कारीगर हैं। ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। होमलेस बेगर्स, जिनका कोई घर नहीं है, भीख मांग के गुजारा करते हैं। फैमिलीज जो कि काफ़ी ख़राब जगह पे काम करते हैं और काफ़ी कम उनको सैलरी मिल पाती है। कैजुअल लेबरर्स, जिनको सीजनली काम मिलता है और वेजेस भी काफ़ी कम मिलते हैं। SC STs और कुछ सेक्शंस OBC के, जिनके पास लैंड नहीं है ज़्यादा या फिर उनकी लैंड की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। माइग्रेंट्स जो नेचुरल डिजास्टर्स का शिकार हैं, और वुमेन और चिल्ड्रन। ये मोस्ट इनसिक्योर ग्रुप्स हैं। इनको हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ये हमारी प्रायोरिटी है। अब देखो काफ़ी बार यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है कि फिलहाल फूड सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है। स्टेटस को तो देखो हम दो डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं।
एक क्वांटिटेटिव डायमेंशन और दूसरा क्वालिटेटिव डायमेंशन। क्वांटिटेटिव डायमेंशन के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि मतलब इनफ फूड हमारे देश में अवेलेबल होना चाहिए। क्वांटिटेटिव डायमेंशन का मतलब फूड सफिशिएंसी से है। तो ये तो हमने हासिल कर लिया था। कब? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 2016-17 में हमारे देश में 275.11 मिलियन टन्स फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुआ और प्रेडिक्शन ये थी कि ये बढ़ेगा। ये तो देखो कम ज़्यादा होता रहता है मानसून के सीजन के हिसाब से। तो ओवरऑल हमारे देश में फूड सफिशिएंसी है, लेकिन देखो वही बात है, पर कैपिटा फूड की जो अवेलेबिलिटी है ना वो कम है और वो फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे 2014 में ये 489 ग्राम पर डे थी, बाद में ये कम हो गई 465.1 ग्राम पर डे 2015 में, और ये फिर से ज़्यादा हो गई 518.1 ग्राम पर डे अभी तक के डेटा के अनुसार। मतलब कहने का देखो ये है, फूड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारे देश में। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं फूड ग्रेन खरीदने के। कई लोग ऐसे हैं दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, फिजिकली एक्सेसिबिलिटी नहीं है फूड ग्रेन्स की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फूड ग्रेन्स तो हासिल हो रहा है लेकिन वो न्यूट्रिशियस नहीं है। न्यूट्रिशियस की डायमेंशन जो है वैसे वो क्वालिटेटिव डायमेंशन में आती है, और क्वालिटेटिव डायमेंशन में न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ टॉपिक्स अलग से भी बन सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन इन इंडिया, माल न्यूट्रिशन, हंगर। तो इस प्रकार से हमने फूड सिक्योरिटी से संबंधित बेसिक्स की बात की। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। अभी देखो पूरे देश में लॉकडाउन है और खबरें आ रही हैं देश के कुछ इलाकों में फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, मतलब खाने की कमी है देश के कुछ इलाकों में। वैसे सरकार का ये कहना है, देखो इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए एफसीआई के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस में जितना राशन होना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा फूड ग्रेन मौजूद है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये बात सच भी है कि इमरजेंसी में सरकार के पास जितना फूड ग्रेन होना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा फूड ग्रेन अभी सरकार के पास है। बट मेन जो दिक्कत है, एक तो है सप्लाई चेन की। वो फूड ग्रेन पहुंचना तो चाहिए ना जिन लोगों को अभी आवश्यकता है। दूसरा, सरकार के पास ड्राई राशन मौजूद है, जैसे राइस, व्हीट, शुगर, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनकी सप्लाईज में काफ़ी सारी बाधा आ रही है। पहले बात करते हैं सप्लाई चेन्स की। देखो एकदम से लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ, शुरुआत के 2-3 दिनों में तो ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन कंट्रोल ही नहीं हो पाई। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई भी पूरी तरह से रुक गई, इवन दूध इत्यादि वस्तुओं की सप्लाई भी, क्योंकि लोकल लेवल पे जो पुलिस पर्सनल थे उनको भी समझ नहीं आया किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है। और बहुत जगहों से खबरें निकल के आई कि पुलिस ने सप्लाई चेन के जो पर्सनल होते हैं, जो सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चलाते हैं, उनको हरास किया। इस वजह से ट्रक ड्राइवर्स सामान नहीं आगे ले जा पाए। कहने का मतलब ये है, शुरुआत के 2-3 दिनों में तो बिल्कुल ही सप्लाई चेन बाधित हो गई। देखो 2-3 दिनों के बाद थोड़ा सिस्टम बनने लगा, मतलब पुलिस को भी समझ में आने लगा कि सरकार ने किसको अलाउ किया है किसको अलाउ नहीं किया है। इवन विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कर्फ्यू पास भी इशू किए गए ताकि सप्लाई चेन से जुड़े जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए एसेंशियल कमोडिटीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। बट देखो फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखा है। वहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ को सप्लाई करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं। दूसरा देखो हुआ क्या, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो एकदम से खास करके शहरों के लोगों ने सामान को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। एक डर पैदा हो गया कि बहुत दिनों तक लॉकडाउन चलेगा, इसलिए जितना खाना जमा कर सकते हो कर लो, बाद में खाने की दिक्कत होने वाली है। अब देखो एकदम से खाना जब लोग जमा करने लगेंगे तो मार्केट में डेफिनेटली चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और चीज़ों की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो ये फूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी वो एकदम से इस डिमांड की स्पाइक के लिए तैयार नहीं थी। अब या तो वो अपनी प्रोडक्शन को एकदम से इंक्रीज करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि फूड प्रोडक्शन वाली जो कंपनीज हैं उनमें बहुत सारे माइग्रेंट मजदूर काम करते हैं और बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स आपको पता है अपने घर जाना स्टार्ट हो गए। बहुत वो अपने घर पहुंच भी गए, लेकिन ज़्यादातर को विभिन्न राज्यों की सरकारों ने हाईवेज के नज़दीक ही शेल्टर कैंप्स में रोक कर रखा है।
तो माइग्रेंट लेबर के जाने से जो ये फूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं इनका कामकाज प्रभावित हुआ और लॉकडाउन के बाद 2-3 दिनों तक तो वो बंद भी रही। तो कहने का मतलब ये है मार्केट में जो डिमांड एकदम से बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने घर पे ये आइटम्स जमा करने स्टार्ट कर दिए, उस डिमांड की पूर्ति नहीं की जा सकी फूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज के द्वारा। इसी का परिणाम था अमेजॉन, बिग बास्केट जैसी कंपनीज जो फूड कमोडिटीज को डिलीवर करती हैं, इनके पास भी स्टॉक जल्दी से खत्म हो गया और सप्लाई चेन्स बाधित थी। इसी वजह से इन्होंने नए ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया। इवन ज्यादातर जो आइटम्स हैं अभी इनके पास आउट ऑफ स्टॉक हैं। इवन देखो बड़े जो रिटेल नेटवर्क हैं जैसे रिलायंस फ्रेश, फूड बाजार, अब आमतौर पे ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं फूड के, ये शहर के बीचों बीच होते हैं, मार्केट में होते हैं, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज को खरीदने के लिए लोग बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अपनी गली से खरीद रहे हैं। जो लोकल किराना स्टोर होते हैं उन तक लोग जा सकते हैं, मार्केट में जाएंगे तो पुलिस पूछती है और ये जरूरी भी है फिलहाल की सिचुएशन में। तो बड़े जो स्टोर्स हैं उन तक लोग जा नहीं रहे हैं और लोकल किराना स्टोर पर लोग ज्यादा निर्भर हैं। लोकल जो किराना स्टोर वाले होते हैं वो देखो ज्यादा माल स्टॉक करके रखते भी नहीं हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें पेरिसेबल आइटम्स की जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी देखो सेल्फ लाइफ कम होती है। अगर जल्दी से इनको स्टोर करके ना रखा जाए सूटेबल कंडीशंस में तो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो लॉकडाउन के शुरुआत में 2-3 दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जो ये पेरिसेबल आइटम्स थे वो मंडीज तक नहीं पहुंच के। हाँ, अब थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हुई है। आगे सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि ये आइटम्स जल्द से जल्द मंडीज में पहुंचे और उसके बाद इनकी सप्लाई भी हो उसके वेरियस लोकेशंस पे, क्योंकि 1 या 2 दिन की देरी की वजह से ये काफ़ी सारे जो पेरिसेबल आइटम्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और अब तो देखो वैसे अगली फसल खास करके नॉर्थ इंडिया में कटने को तैयार है। वीट की हार्वेस्टिंग होगी और वीट मंडी में पहुंचने लगेगा और किसानों को तो सरकार ने एग्जाम्पशन दे भी दी है कि वो अपने खेत में जाकर फसल को काट सकते हैं और उस फसल को मंडी तक भी ले जा सकते हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि थोड़ी सी देरी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इवन हमारी फूड सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचेगा अगर पर्याप्त मात्रा में जो अनाज है, वीट है, वो मंडीज में नहीं पहुंचेगा। इसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है कुछ दूसरी आइटम्स का जैसे एग्स। अब देखो एग्स, चिकन, ये जो आइटम्स हैं वो लोग कम प्रेफर करने लगे हैं क्योंकि आपको पता है ये नोवल कोरोना वायरस जो फैला है, एक जो मेन थ्योरी है वो ये है कि ये एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हुआ है। तो लोगों का जो विश्वास है मीट में और दूसरी एनिमल रिलेटेड आइटम्स में वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो आने वाले समय में इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा कम होगी। लास्ट में गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने से संबंधित है। देखो ये बात सच है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में सिविल सोसाइटी खुल के सामने आई है ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भूखा ना सोए। बट देखो सिविल सोसाइटी भी लंबे समय तक ये इंश्योर नहीं कर पाएगी। तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का होना जरूरी है। सरकार चाहे तो विभिन्न एनजीओज का और सिविल सोसाइटी का साथ ले सकती है, बट जब तक एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होगा कि कहाँ पर खाने की आवश्यकता है, कौन खाने को पहुंचाएगा, तब तक देखो पैचेज आते रहेंगे। ऐसा होता रहेगा कि किसी जगह पे सिविल सोसाइटी के लोग ज़्यादा है खाना डिलीवर करने के लिए, खाने की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी जगह ही ऐसे हो सकती हैं जहाँ पे लोगों को खाना ना मिल रहा हो। खास करके उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा सरकार की गाइडेंस में, जिसमें वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओज वो अपनी भूमिका निभाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा अच्छे से हम ये इंश्योर कर पाएंगे कोई भी पर्सन भूखा ना रहे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फूड सिक्योरिटी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।